हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक ऑल आर वेल. ओके, सो देयर इज अ टाइम ओवर फॉर 11th क्लास because there were so many messages for me कि सर क्लास कब स्टार्ट करोगे 11th की. तो टुडे इज टाइम इज़ ओवर, टुडे देयर वेट इज़ ओवर. तो आज मैं 11th क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और 11th क्लास के अंदर कोर्स सबसे पहला चैप्टर जो है सेट्स है. तो सेट्स यानी कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और ऑलमोस्ट 11th क्लास के सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि बेटा देखिए, 11th क्लास में जो सिलेबस आता है, ठीक है, वो सिलेबस 12th क्लास से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको. मुश्किल इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं आपको साइकोलॉजिकली पहले ही डरा रहा हूँ कि नहीं मुश्किल है. आई मीन टू से 10th आपने देखा होगा कि आपने 9th का सिलेबस किया, 8th के बाद जैसे आपने 9th में एंट्री किया तो 9th का सिलेबस 8th से बिल्कुल अलग था, थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, बट कुछ एप्लीकेशंस 8th की 9th में थी. और 9th जैसे आपने किया होगा तो 10th दैट इज यू वर हैबिचुअल फॉर दैट द सेम थिंग. अब आपके लिए 11th क्लास में आप जैसे ही आपने देखा होगा सेट्स के बारे में, कई होंगे जिनको मैथ्स पढ़ना है तो आई थिंक उन्होंने देखा होगा सेट्स. अब ये सेट्स नई चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल है, ठीक है. तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको शेयर करना है, ठीक है. यानी कि आपने एंट्री करना है और बहुत इजी चैप्टर है. शुरुआत सीधी सी बात है, सेट्स चैप्टर है, इजी है. बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. छोटी छोटी बातों को सीखेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप होते चले जाएंगे, ठीक है. तो मैं आप आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेट्स के बारे में, ठीक है. सेट्स का टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ सेट्स होता क्या है, ठीक है. वो शुरू करें, चलो लेट्स हैव अ लुक दैट वी हैव अ सेट. सबसे पहले सेट की डेफिनेशन आती है, सेट होता क्या है, ठीक है. सीधी सी बात है बच्चों, सेट नाम से ही है सेट. यहाँ पर नाम से ही पता चला सेट, हाँ किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है, बट प्रॉपर डेफिनेशन इज देट कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यानी कि जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ओके. अब वेल डिफाइंड यानी कि इस शब्द पर आपको खासा ध्यान रखना है. मैंने बोला वेल डिफाइंड, ठीक है. तो वेल डिफाइंड का मतलब ये कि प्रॉपर समझ में आना चाहिए. वेल डिफाइंड, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि देयर आर 5 वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो वेल डिफाइंड है. यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूँगा अ सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस जाएगा, आपका ध्यान किस पर जाएगा, सिर्फ ए ई आई ओ यू पर जाएगा, ठीक है. अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपका ध्यान जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना. तो इस तरीके से आपके दिमाग में आया कि ये वेल डिफाइंड थे. अगर मैं आपको ये कहूँगा चलो यार मुझे ये बताइए 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द प्लानट, तो आई थिंक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट. देयर इज अ सो लॉन्ग लिस्ट अबाउट 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ओके. ये तो नहीं पता हमें कौन से होंगे डेंजरस एनिमल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ नॉट वेल डिफाइंड. हाँ, ये हो सकता है अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय मी. अब एक बार ध्यान रख लेना, मैंने कोई बुक लिखी हो या ना लिखी हो, ये भी नहीं हो सकता. कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिले. जैसे वोवल्स कंफर्म में 5 होते हैं, ठीक है. अब जैसे मुझे पता है कि मैंने कोई बुक लिखी नहीं यार, तो इसका मतलब मेरा जो सेट है वो जिसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं सकते, इनको एलिमेंट ही कहेंगे. यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स की एंट्री होती है, ठीक है, उनको एंट्री कहा जाता है. क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना. यानी कि सेट्स की डेफिनेशन बताने के लिए, किसी भी सेट्स के बारे में बताने के लिए दैट शुड बी वेल डिफाइंड, उसका वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है. ध्यान रखेंगे आप सभी, दैट्स इट. तो ये है सेट की डेफिनेशन. अब आपको मैं लेकर चलता हूँ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली. ये हमने जनरल कंडीशन डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ कि हाँ भैया सेट कैसे डिफाइन करते हैं. डेली लाइफ में आप एग्जांपल देख रहे हो कि किसे सेट कहा जाए और किसे सेट नहीं कहा जाए, ठीक है. तो समझ में आ गया आप सभी को कि सेट किसे कहा जा रहा है, किसे नहीं कहा जा रहा है, ओके. तो अब हम शुरू करते हैं मैथमेटिकली सेट्स की
सेट्स की डेफिनेशन हमने आपको बता दी, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों, सेट्स के रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मीन्स नोटेशन ऑफ सेट। याद रखिएगा, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी या कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी। अब मैं यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो ए ई आई ओ यू, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये जो वोवल्स है ना, इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इस सेट से क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ 5 एलिमेंट हैं, ये पांचों एलिमेंट इस सेट ए के अंदर काउंट होंगे। याद रखें, आपको ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस जो है इनका यूज़ करना है। ये नहीं है आप कुछ भी चला दें कुछ सांप की तरह। ठीक है, जस्ट मेक अ प्रैक्टिस टू मेक अ प्रॉपर ब्रैकेट। डन है, आपको हैबिट हो जाएगी, हमें भी हैबिट नहीं थी कि कैसे इसको बनाना है। तो ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, दिस इज द नोटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, अब आपको पता है ये पांचों एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूँ, देखना एक चीज़। मैंने आपको बोला ये ए है और ये फिलिंग द ब्लैंक है और ये है सेट ए का नाम। ठीक है, ये ए इसका एलिमेंट है, मतलब ये जो सेट के अंदर लिखे हुए ना, ये सेट इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। किसके, सेट ए के। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तब आप बोलोगे ए ई आई ओ यू। उसके बाद मैं पूछूंगा सेट पे कितने एलिमेंट हैं, तो आप बताओगे सर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इस सेट के एलिमेंट्स को कैसे सेट के साथ रिलेट किया जाता है, उसके लिए एक सिंबल यूज हुआ। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए फिलिंग द ब्लैंक और ये कैपिटल ए। ठीक है, और मैंने अपनी तरफ से एक एच ले लिया और ये उसका कैपिटल ए। करना क्या है, मैं आपको एक सिंबल दे रहा हूँ। सिंबल क्या दे रहा हूँ, वो देखिए। मैंने सिंबल दिया दिस वन और दिस वन, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, अब आप देख रहे हो कि ये ए इस सेट के अंदर है, तो ए बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यानी कि ए बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे रीड किया जाएगा, इसको ऐसे रीड किया जाएगा कि ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, या इसको ये कहेंगे ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, द सेम थिंग यहाँ पर एच है जो कि सेट के अंदर नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा, एच डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ गए, सेट का नाम कैपिटल ए है, तो ए का स्मॉल एच क्या है, एलिमेंट है उसका भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट जिस सेट के अंदर आ रहा है तो बिलोंग्स टू, सेट का नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। आपको हालांकि ये सिंबल भरना है, बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, रीड कैसे करना है कि एच डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये है नोटेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। अब ध्यान से सुन लीजिएगा आगे। अब मैंने अभी भी क्या कहा, मैंने ये कहा कि भैया सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ कार्डिनल नंबर के ऊपर। ये एक पॉइंट है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनलिटी बोलते हैं हालांकि शॉर्ट फॉर्म में। कार्डिनल नंबर मैंने लिख दिया। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि ये बताना कि दिए गए सेट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट, और किस सेट के, सेट ए के। ठीक है, कितने हुए, 5। जैसे ही मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, मान लीजिए बी है, इसमें मैंने लिया 3, 7, 9, 10, तो आप देख लो बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो आप लिखोगे एन ऑफ बी दैट इज 4, मतलब एन स्टैंड फॉर कार्डिनल नंबर, एन स्टैंड फॉर कार्डिनल नंबर। इसका सेट का नाम दिया हुआ, तो ब्रैकेट में सेट का नाम लिखा हुआ बी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी दैट इज 4, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए दैट इज 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए जल्दी से आप। हाँ जी, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले तो हमने नोटेशन बताया। नोटेशन का मतलब क्या था कि सेट्स को लिखते कैसे हैं। मतलब आपको जब यही नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है तो आपको कैसे पता चलेगा भाई, रिप्रेजेंट तो बात की बात है।
तो सेट को लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया कि सेट ए बी सी डी मतलब ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो जो ब्रैकेट यूज की जाती है ना, करली ब्रैकेट, उसके अंदर कैसे उनके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिखा था कि ए ई आई ओ यू, आपने फटाफट से पहचान लिया कि सर ये तो सेट ऑफ ऑल वोवल्स हैं, मतलब दिमाग में ये था कि वोवल्स के ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स हैं। वैसे उस वोवल्स को आप लिख रहे थे कि वो ए है, वो ई है, वो आई है, वो ओ है, वो यू है ना। बट उसको जब दिमाग में क्या सोचा हुआ था, एक स्टेटमेंट बनी हुई थी कि दैट इज सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो यहीं पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, यानी कि एक तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, और एक बोलेंगे आप जिसमें आपको डायरेक्ट एलिमेंट दिखाई दे। यानी कि अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा, सीधे स्पष्ट भाषा में ये बात करूं कि भैया जो एलिमेंट आपको डायरेक्ट दिखाई दे वो टेबुलर फॉर्म, जो हिडन फॉर्म में दिखाई दे, हिडन हो और उनको डायरेक्ट में लेकर आना हो, हिडन फॉर्म में हो, मीन्स स्टेटमेंट में उनको दे दिया भैया, फिर आप सॉल्व करके निकालो उन्हें, तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या होता है, जैसे आपके पास ये कोई सेट था ए, आपको पता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब मैं इसको हिडन फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं इसको हिडन फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा नाम क्या है इसका, रोस्टर फॉर्म। तो जो है यू हैव टू रिमेंबर दैट आइदर यू कैन से टेबुलर फॉर्म, आइदर यू कैन से, और यू कैन से रोस्टर फॉर्म। अब मैं इसको दूसरे तरीके से क्या लिख रहा हूँ, मेरा मतलब तो वही होगा लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखो क्या कि ए एक सेट है, सेट के लिए ब्रैकेट तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं अंदर एलिमेंट्स कैसे फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट के फॉर्म में। कैसे, मैंने कहा कि मैंने कोई वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है, ये सिंबल होता है सच दैट का। देखो ये सिंबल और ये, मतलब इसका मतलब भी सच दैट होता है, सच दैट, और इसका मतलब भी होता है सच दैट, सच दैट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप ये देखो ना कि ए ई आई ओ यू, तो मैं क्या मान रहा हूँ, एक अननोन वेरिएबल मान रहा हूँ एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखो, ठीक है, तो आई थिंक ये भी तो यही बात बोल रहा है, ये सेट भी तो यही बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा। सोचो कि आपके लिए एक्स एक अननोन है, और उस अननोन की वैल्यू क्या है, कि वो अननोन क्या कह रहा है, अननोन के बारे में क्या बताया गया है कि वो अननोन एक वोवल है इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो मीनिंग तो दोनों हुआ। जैसे आपको ये क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये कंडीशन नहीं देता, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ यार इसके बारे में बताओ, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब तो है ए ई आई ओ यू। तो क्वेश्चन यही तो आएगा कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी जा रही है, हिडन फॉर्म दी जा रही है, तो यार उसको प्रेजेंट करो, उसको निकालो वहां से। हिडन है, छिपा हुआ कहाँ बैठा है, बाहर निकल। कैसे बाहर निकालना है, अपने दिमाग से निकालना है, ऐसे निकालना है। अब आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा था, कोई बात नहीं, अभी आगे भी देखो क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जरा देखिए आप। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया ना आपको, कि इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि कैसे हम यहाँ पर सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपके पास रोस्टर फॉर्म, और इसे क्या कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। तो एक्स इज सच दैट का सिंबल ये भी होता है, या सिंपल लाइन लगा दो, सिंपल ऐसे वाली लाइन लगा दो ये, ठीक है, इसका मतलब भी सच दैट ही होता है, एक्स इज सच दैट। ओके, ऐसे यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट, अब मेरा जो नेक्स्ट मेथड है वो देखिए आप, इसी का एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा चलो रिकॉल कराइए। नंबर सिस्टम आप सभी को याद है, मतलब आपको पता है n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, w स्टैंड फॉर होल नंबर, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ठीक है, z पॉजिटिव स्टैंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, z नेगेटिव स्टैंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, और q स्टैंड फॉर रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर, r स्टैंड फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। c आपके लिए नया है,
C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने सबसे बड़ी फैमिली नंबर्स के रियल नंबर पढ़ी होगी, लेकिन अब आप फिर भी पढ़ोगे कि रियल नंबर से बड़ी एक फैमिली है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यूज आती हैं। ठीक है, सो डोंट वरी कि आप पढ़ेंगे आगे ये इमेजिनरी क्या है। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में हमको बता दिया। अब मैं आपके सामने नंबर सिस्टम की बात ही क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ ए और मैं लिख रहा हूँ x इज सच दैट। अब देखो मैं सेट वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ x इज सच दैट कि x इज या मैं सीधा लिखता हूँ x बिलोंग्स टू n। ये छोटी सी बात लिखिए, बिल्कुल आप कहोगे सर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और बिलोंग्स का मतलब तो उसके अंदर होना। ठीक है, x यानी कि x बिलोंग्स टू n का मतलब है कि x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर कोई x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, अननोन है ना, तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप सोच सकते हो हाँ ठीक है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ले लो। फिर आप क्या शुरू कर दोगे, ये सेट वेक्टर फॉर्म थी, आपको x की वैल्यू पता तो चल गई कि x कोई भी नेचुरल नंबर है, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ, तो यानी कि ये जो कंडीशन है जो सेट वेक्टर फॉर्म में थी वो हमारे सामने किस फॉर्म में आ गई, रोस्टर फॉर्म में आ गई, टेबुलर फॉर्म में आ गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक बात आपके लिए नहीं आ गई है कि यहाँ पर सर नेचुरल नंबर तो अनकाउंटेबल है, बिल्कुल है, यहाँ पर क्या था काउंटेबल है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, हालांकि बीच में ही वो मैं बता दूंगा आपको, परेशान मत होना। जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, काउंटिंग के हिसाब से कहा जाता है फाइनाइट सेट। नाम से है ना फाइनाइट सेट, विच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल जिसके हो सकते हैं। यानी कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है यार, ये तो डैश सेट तो लगाना ही पड़ेगा, सेट में तो रखना ही पड़ेगा उसको, लेकिन 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इसके इस सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। डन है, और ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। डन है, बात समझ में आ गई आप सभी को। ये नंबर यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, काउंटेबल हुआ तो फाइनाइट है, अनकाउंटेबल हुआ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट है। ओके, उसके बाद मैं बात कर रहा था कि इस सेट को और सारे एग्जाम्पल हमें लेने हैं, ध्यान से देखना एग्जाम्पल और भी हैं। ठीक है, तो अभी जब तक मैं एग्जाम्पल क्लियर ना करूं आपको आगे नहीं बढ़ना है, और आपको पहले समझना है कि कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर में आते हैं, और कैसे यानी कि रोस्टर समझ गए ना टेबुलर, और कैसे टेबुलर से हम सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, आपको इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे आपको ये पढ़ना भी है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव दैट इज सेट ए ही ले रहा हूँ, सोचो हमेशा ए ही ले रहे हो, चलो एक्स ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सच दैट, ओके, ए सच दैट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, ए इज लेस देन 10, ए लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 2 है। इस कंडीशन को पढ़ो। जैसे यार ये बोलता है ना एक्स एक सेट है, ए सच दैट, तो आपके लिए अननोन कौन हो गया, ए हो गया। अब इस अननोन को ढूंढने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। क्या, ए इज सच दैट, यानी कि सच दैट का सिंबल चलो ये लगा देता हूँ, आपको याद रहेगा, दोनों याद रहेंगे। सच दैट का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है। ए इज सच दैट, अब ए के ऊपर कंडीशन क्या लगी है, ए के ऊपर कंडीशन क्या लगी, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, क्या लगी है कंडीशन ए के ऊपर, ए के ऊपर कंडीशन क्या लगी है, ए इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 10। ठीक है जी, 2 से ग्रेटर 2.1 2.2 2.3, अरे ये तो इनफाइनाइट हो गए, कितने हो सकते हैं, पढ़ा नहीं, 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल है। फिर अब सर कहाँ रोकोगे इसको, चलो बहुत सारे हैं 2 to 10 के बीच में, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो ए की वैल्यू ये तो कंफर्म हो गया कि 2 और 10 के बीच में है, मतलब 2 और 10 दोनों शामिल नहीं है, 2 और 10 के बीच में है। अब मैं थोड़ा और आगे इसको आपके लिए इजी कर देता हूँ, ये कहते हुए कॉमा लगाकर कि ए बिलोंग करता है एन से। ठीक है, ए बिलोंग करता है एन से, मतलब ए बिलोंग करता है एन से, मतलब एन कौन, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ए एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 2 और 10 के बीच में है।
आ गया ना, हिडन फॉर्म है अब ये। अब आप सोचो 2 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो अरे यार आसान हो गया आपके लिए। अब फटाफट से करोगे कि सर वो तो 3 4 5 6 7 8 9, ना तो 2 लिया ना 10 लिया, क्योंकि देखो ना इक्वल टू का साइन थोड़ी था इनके पास। ये तो 2 से ग्रेटर बोल रहा है, ये 10 से लेस बोल रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 से ग्रेटर के साथ इक्वल टू का साइन होता तो इसका मतलब 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। और यहाँ पर 10 से लेस देन के साथ भी इक्वल टू का साइन होता तो कहता है 10 भी इंक्लूड है। बट अभी यहाँ पर मैंने को समझाने के लिए लिखा है, तो आप कर भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। 2 लिखना चाहिए, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर 2 और 10 दोनों लिख दीजिए, दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे इस सेट के अंदर। तो देख लिया आप लोगों ने कि ये कौन सी फॉर्म थी, ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब आगे हम इसके और भी एग्जांपल करेंगे, उससे पहले मैं एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आपने देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। और फाइनाइट सेट के बारे में अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। मतलब नाम से ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक सेट के काउंटेबल हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अगर अनकाउंटेबल है यानी कि इनफाइनाइट है, तो यानी कि उसे क्या कह जाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसको इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा, पहचाना जाएगा, देखा जाएगा, ओके। तीसरा, सिंगलटन सेट, नाम से ही है सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट हो जिस सेट के अंदर, वो सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। क्या होगा, वो सिंगलटन सेट होगा। कैसे होगा, देखिए सर, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है, ओके, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको मैं हिडन फॉर्म बोलता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, प्रॉपर तो वह है ही सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वहाँ पर एलिमेंट छुपे हुए हैं, उनको निकालना है, ठीक है। जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उस सेट बिल्डर फॉर्म के को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से नंबर, कौन से टाइप का सेट बन रहा है। तो सिंगलटन सेट की कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसमें आपको एलिमेंट हिडन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, हिडन फॉर्म में मिलेगा। तो पहले इसको निकालेंगे और फिर जाकर कंफर्म हो करेंगे कि क्या वो सिंगलटन सेट बना रहा है। तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए जल्दी, मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, सेट ए, सेट ए एक्स इज सच दैट, ओके, मेरे को अननोन एक्स ही याद आता है यार, आपको भी कुछ भी याद आता है लिख देना। एक्स इज सच दैट व्हाट, कि एक्स इज ग्रेटर देन 9 लेस देन 11, ओके, एंड x belongs to z, ठीक है, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको पता है ना ये हिडन फॉर्म है, बार बार बोल रहा हूँ हिडन फॉर्म है, हिडन फॉर्म है, तो ये आपके लिए अननोन नहीं होगा। और उस अननोन, ये जो सच दैट का साइन इसलिए लगता है क्योंकि इस अननोन की कंडीशन वो आगे दे देता है आपको कि भैया ये इस प्रकार है। अभी इस प्रकार है तो उसको और आगे पढ़ो कि क्या कह रहे हैं, वो एक्स कौन है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स करने का मतलब क्या होता है यार, कि वो है, बिलोंग करने का मतलब वो उस कैटेगरी में है। z है तो इसका मतलब इंटीजर है, यानी कि x एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप इंटीजर से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते। हाँ, इंटीजर में प्लस भी आएगा, जीरो भी आएगा और माइनस भी आएगा, बिल्कुल ओके। तो व्हाट इज पॉइंट कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 9 है, लेस देन 11 है, ठीक है। तो 9 से अब आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर मैं देखो x बिलोंग्स टू z नहीं देता ना, तो 9 से ग्रेटर आप 9.1 9.2 9.3 कुछ भी सोच सकते हो यार, उसके लिए आपका ये सेट है ना, वो इनफाइनाइट सेट बन सकता है। अगर इस कंडीशन को आपने नहीं पढ़ा, इस कंडीशन को आपने नहीं देखा, इस कंडीशन को आप नहीं पहचान पाए कि यहाँ x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब आप इंटीजर से आगे कुछ नहीं सोचोगे, इंटीजर्स के आगे कुछ भी नहीं सोचोगे, तभी आप इसकी वैल्यू बता पाओगे कि x यहाँ पर क्या है, रीड करना आना चाहिए। बीच वाली कंडीशन को रीड करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है कि x लेफ्ट साइड आओ ग्रेटर देन 9, ठीक है, राइट साइड जाओ लेस देन 11, यानी कि 9 से ग्रेटर हो, लेस देन 11 हो, और x कौन हो, एक इंटीजर हो। तो यार 9 के बाद इंटीजर कौन आता है, डायरेक्ट 10 ही तो आता है। 9 और 11 इंक्लूडेड नहीं है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, दोनों के सिंबल डिसाइड कर रहे हैं, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या करना है, अब आप इसको हिडन फॉर्म से ले आए और आपको क्या मिला, सिंपल और सिंपल, दैट इज 10। तो मिल गया ना। तो अब ये कंफर्म हुआ जाके, अब थोड़ी चैन की सांस आई कि हाँ यार ये सिंगलटन सेट है, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सिंगलटन सेट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो सेट आता है वो आता है एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। वॉइड और नल सेट यानी कि एक नल सेट मतलब नाम से एम्प्टी खाली, वॉइड खाली, नल खाली, नाम तीनों के यानी कि दे रखे हैं। ठीक है, नाम तीनों हो सकते हैं कोई भी सेट में। यानी कि अब यार एम्प्टी है तो सीधी सी बात है, आपके तो और भी अच्छा है, आप सीधा लिख दोगे कि मान लीजिए कोई सेट है वाई, तो दैट इज कुछ नहीं है, ओके, खाली है। लेकिन अब आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा कि एम्प्टी सेट को ना आप ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट से भी दिखा सकते हो, और उसका एक सिंबल है ये वाला, जिसको बोला जाता है फाई। फाई, हालांकि ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में एंगल्स की फॉर्म में पढ़ा है, कॉस फाई, साइन फाई, है ना, वहाँ फाई पढ़ा है। यहाँ वहाँ फाई एंगल की फॉर्म में था, यहाँ ओनली फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट कि फाई के अंदर, ये रिमेंबर दैट, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, नोट कर लो कि फाई जो है, ठीक है, यहाँ पर फाई अगर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कौन सा सेट कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको एम्प्टी सेट शो करना है, अगर आपको एम्प्टी सेट शो करना है तो बेटा वो बिल्कुल ही ब्रैकेट इसमें क्या होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए, या फिर इसको सिर्फ क्या लिखना है, आपको सिर्फ फाई लिखना है। ठीक है, फाई को ब्रैकेट में नहीं लिखना है, अगर फाई को ब्रैकेट में लिख दिया तो फाई एक सिंगलटन सेट यानी कि सिंगल एलिमेंट काउंट होगा उसके लिए, तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में PHI इसकी स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। द सेम कंडीशन, अगर आपके पास ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, जब तक सेट बिल्डर फॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, उसको हिडन, उसकी हिडन वैल्यूज को जो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक मत समझना कि क्या वो एम्प्टी है। यू हैव टू चेक आउट, अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप उसको पहले सॉल्व करना अच्छे से, देन यू विल कम आउट टू द पॉइंट दैट कि वेदर दैट सेट इज एम्प्टी और नॉट। रिमेंबर दैट सेट बिल्डर फॉर्म सॉल्व करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट जो आएगा वो उससे डिसाइड होगा कि दिए गए सेट के अंदर अगर एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, ओके, चलो मैं आपको चलो इसका एग्जांपल दे देता हूँ यार, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ। देखो इधर ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए x कोई सेट है, x इज सच रहा है, ठीक है, फिर से x की कंडीशन ले रहा हूँ 4 से ग्रेटर लेस देन 5 और x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है कोई। अब फटाफट से सोचो यार, सेट वेक्टर में क्यों दे रहे हो, अरे यार अगर मैं डायरेक्ट दे रखा हो तो डायरेक्ट तो दे ही रखा था, वो एम्प्टी है, बस हो गया था वो तो। अब सेट वेक्टर फॉर्म से पता लगाना है ना कि क्या वो एम्प्टी है कि नहीं है, क्यों, तो पता लग रहा है, देखो आप कैसे पता लग रहा है, सामने तो है आपके, क्या x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 5, तो यार x नेचुरल नंबर है तो 4 के बाद 5 ही आता है। मैं बोल रहा हूँ 4 से ग्रेटर 5 से लेस, वो कह रहा है 4 से ग्रेटर और 5 से तो कुछ भी तो नहीं आया, इसका मतलब ये कैसा सेट है, एम्प्टी है। ठीक है, ये आदत डालो, या फिर आपको पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता तो और फिर क्या लिखोगे, 5 लिखो, तो कैसे सेट हुआ ये एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था वो मैं क्या बता रहा था आपको, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है बेटा, आपको 2-3 सेट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये इक्वल सेट हैं। चलो मैं आपको देता हूँ, ए कोई सेट है 2 3 4, बी कोई सेट है 5 2 2 3 3 4 4 4, ठीक है, सी कोई सेट है 2 2 3 4, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, ये तीनों के तीनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट नहीं है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपने से 5 ले देता हूँ। इक्वल सेट क्या कहता है, इक्वल सेट का नाम से ही है,
इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में एक सेट तो नहीं चाहिए, एक सेट को दूसरे सेट से कंपेयर करना पड़ेगा, कम से कम 2 सेट तो चाहिए ना इक्वल सेट बताने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक सेट के हर एलिमेंट को कंपेयर करो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज इन ईच एलिमेंट ऑफ बी आर सेम। यानी कि कहने का मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है, तो वो इक्वल सेट हो गया। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब वहां पर याद रखना एलिमेंट की रिपीटेशन पे मत जाना कि एक सेट में मान लो 2 5 बार लिखा हुआ है, वहां 2 एक ही बार है। उसको एलिमेंट से मतलब है, एलिमेंट्स की काउंटिंग से मतलब नहीं है कि एलिमेंट्स में कितने कितने एलिमेंट आ जाए, चाहे वो कितनी बार 1000 बार रिपीट हो जाए, लेकिन इक्वल सेट कहलाएंगे ही। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए और बी में देखना क्या किया हुआ है मैंने, ए में 2 3 4 लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है। ठीक है, तब भी एक ऐसा सेट है, इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी। बट आप सी में देख रहे हो, सी में 2 3 3 और 5 आ गया, यानी कि एक 5 आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा आपने 5 उन दोनों में से किसी में भी नहीं है, 2 3 तो है बट 5 नहीं है। इसका मतलब सी कोई भी सेट इक्वल नहीं है, उन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। इन दोनों में कौन इक्वल हुआ, ए और बी इक्वल हुए। डन है, बात समझ में आ गई। तो ये था इक्वल सेट्स के बारे में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल सेट्स के बारे में आपको क्या देगा, मान लो ये भी दे सकता है, कंडीशन सुन लो आप, मैं एग्जांपल नहीं बता रहा, एग्जांपल जब क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा। क्या एक सेट तो आपको दे दिया रोस्टर फॉर्म में, एक दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक दे दिया रोस्टर फॉर्म में। तो वो जो सेट बिल्डर फॉर्म देगा ना, पहले मैंने बोला बार बार आपको, सेट बिल्डर से एलिमेंट्स निकालो, बाहर निकल निकल, नहीं तो तुझे बताऊंगा फिर मैं निकालना तो पड़ेगा, तभी उनको कंपेयर कर पाओगे आप बाकी दोनों सेट्स के साथ कि क्या वो इक्वल सेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सो दिस इज अ कंफर्मेशन फॉर द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द सेट बिल्डर फॉर्म एंड देन रिटन इन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन जस्ट कंपेयर कि क्या वो इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इक्वल सेट्स। याद रखें इक्वल सेट ने क्या बोला है, एलिमेंट्स यानी कि एंट्री, एलिमेंट्स और एंट्री एक ही बात है कि यार एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, उनमें उनके रिपीटेशन से मतलब नहीं है। ये मत देखना सर इसमें 3 है और इसमें 9 हो गए, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, अरे ऐसा नहीं है भाई, मैंने बोला ना एलिमेंट्स मस्ट शुड बी सेम, नॉट देयर नंबर, नॉट देयर काउंटिंग। ओके ओके, क्लियर आया, समझ में आ गया। यस, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट सेट में देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू ए बी सी डी, सी इक्वल टू 1 2 3 4 और डी इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट सेट। अब पहले इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताओ तो सर क्या है। अब सुनो, इक्वल सेट क्या कह रहा था, इक्वल सेट ये कह रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की पहचान करनी है, मतलब मेरे एलिमेंट सेम होने चाहिए, मुझे उनकी रिपीटेशन से मतलब नहीं है। मेरे हर सेट के, एक सेट के सभी एलिमेंट वो दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से मैच होने चाहिए, मुझे इन पे रिपीटेशन से मतलब नहीं है। मतलब 3 है उसमें 2 3 4 देखा था आपने, और उसमें 2 2 3 3 और 4 3 टाइम्स था, दैट्स इट, तो इक्वल सेट थे। इक्विवेलेंट पता है क्या कहता है, आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा था ना, पीछे बताया था कार्डिनल नंबर क्या होता है। अरे यार, कार्डिनल नंबर होता है जिसमें सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट को उनसे मतलब है, यानी कि इक्विवेलेंट सेट को नंबर से मतलब है, उसको एलिमेंट से मतलब नहीं कि एलिमेंट्स क्या हैं, उसको मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आप देखो, मैंने यहाँ पर आपसे पूछने वाला हूँ दोनों चीज़, बताइए इक्वल सेट कौन सा है और इक्विवेलेंट सेट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इन चारों सेट्स के कार्डिनल नंबर लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि एन ऑफ ए क्या है। ठीक है, एन ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर एन ऑफ ए है यहाँ पर 4। ठीक है, मैं आप पूछता हूँ एन ऑफ बी क्या है, तो आप बोलोगे सर एन ऑफ बी है 5। फिर आप बोलोगे एन ऑफ सी क्या है, तो एन ऑफ सी है सर 4। फिर आप बोलोगे एन ऑफ डी क्या है, तो एन ऑफ डी है 5। ठीक है, चलो अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि बताइए इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। अगर आपको याद होगा सर, इक्विवेलेंट सेट अभी अभी आपने बताया कि जो सिर्फ एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उन पर फोकस करते हैं, तो हमें हिसाब से पता चल रहा है कि ए और सी इक्विवेलेंट सेट हैं और बी और डी
इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी के बारे में कोई कहेगा तो भैया वो इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी काउंटिंग सेम नहीं है। लेकिन अब इनके प्रॉपर सेट पर आओ, अब मतलब प्रॉपर सेट पर जाओ, ए और बी को देखना, उनके एलिमेंट्स देखना। अब आप फटाफट से बोलोगे कि सर ये क्या है, ये तो इक्वल सेट है। तो मैंने मना कब किया, हाँ इक्वल है यार, बिल्कुल है, मैं तो नंबर की बात कर रहा था ना इक्विवेलेंट के लिए, उसको एलिमेंट से क्या मतलब। तो समझ रहे हो। अब यहाँ पर इक्वल सेट्स देखो अब, ठीक है, तो इक्वल सेट्स कौन सा हो, ए और बी इक्वल सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है। तो पता चला डिफरेंस दोनों के बीच में। इक्वल सेट एलिमेंट्स को फोकस करता है, इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे फोकस करता है। तो ये आपको मैंने बता दिया किसके बारे में, मैंने बताया सेट्स के बारे में, सेट्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आज आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया सेट के बारे में। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें आएंगी कि ये सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये बताइए कि ये सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, मतलब ये सेट कहलाने लायक है या नहीं है। कहलाने लायक मतलब यार वेल डिफाइंड होगा तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। मैंने एक शब्द पे जोड़ दिया था ना वेल डिफाइंड के ऊपर। सो मैं आपको जस्ट ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बिहाफ पर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, तो जिससे आपको पता चलेगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग विद सम क्वेश्चंस एंड सम टॉपिक्स, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग देन, तब तक के लिए गुड बाय।